हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे और अपनी प्रेपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। तो आज डे 2 है 45 डे सेशन का। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रैक्टिस मॉक ने एक इनिशिएटिव लॉन्च की है एसबीआई क्लर्क एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पे हम यूट्यूब पे 45 डेज़ तक फ्री सेशंस देंगे। ये सेशंस इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, चाहे वो प्री में आते हो चाहे मेंस में आते हो, जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो आज डे 2 है उसका। पहले जो डे 1 था, पहला जो सेशन था, वहाँ पे हमने पैराजम्बल्स को कवर किया था। आज के सेशन में भी हम पैराजम्बल वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा डिफरेंट है। आज हम एक अलग फॉर्मेट के, एक अलग पैटर्न के पैराजम्बल को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस हैं, तो वो भी देखेंगे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच लगानी चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम में जल्दी और एक्यूरेटली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट डे 1 वाले सेशन में, तो आई होप कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो उस क्वेश्चन को एक बार हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो अप्रोच आपने लगाई थी वो सही थी या फिर थोड़ी डिफरेंट अप्रोच की ज़रूरत थी। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ जिन भी बच्चे आज पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे और डे 1 वाला सेशन नहीं देखा है, वो उस सेशन को भी देख लेंगे। वो भी, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, इससे तो मिलेगी ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन होमवर्क वाले क्वेश्चन के साथ। होमवर्क वाले क्वेश्चन क्या था? एक पैराजम्बल था। मैंने कहा था कि आप जाके इस पैराजम्बल को सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एग्ज़ाम में डायरेक्शन को पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, ऊपर से हमें दिख रहा होता है कि वैसा ही है, बट कुछ थोड़ा सा कुछ डिफरेंट वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें वो पता होनी चाहिए। तो बहुत मतलब एकदम इत्मीनान से डायरेक्शन नहीं पढ़ेंगे, ऊपर से स्किम कर लेंगे कि कहना क्या चाह रहा है हमसे, क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। तो देखते क्या है कि इन द क्वेश्चंस अ सेट ऑफ सेंटेंसेस इज गिवन व्हिच व्हेन प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। तो जनरल नॉर्मल पैटर्न का पैराजम्बल है, सेट ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए जम्बल्ड हैं, यानी कि अरेंजमेंट सही नहीं है, हमें इसकी अरेंजमेंट सही करनी है और एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। अब पैराजम्बल सॉल्व करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रीडिंग। तो हम सारे के सारे सेंटेंसेस को एक एक करके ध्यान से रीड कर लेंगे। हमारा गोल क्या होगा कि सेंटेंसेस को रीड करते हुए हमें स्टार्टिंग सेंटेंस मिल जाए, हमें जो फाइनल सेंटेंस है वो मिल जाए, या फिर हमें पेयर्स मिल जाए, जिससे हमारे ये सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं, किस थीम पे हैं, किस टॉपिक पे हैं, पेयर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है? ऑल्सो वी नीड सम गेम चेंजिंग डिस्कवरीज दैट विल लीड टू बिगर हार्वेस्ट। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? ऑल्सो। ऑल्सो मतलब कि साथ ही साथ। तो साथ ही साथ हमें क्या चाहिए? कुछ गेम चेंजिंग डिस्कवरीज चाहिए, मतलब ऐसे डिस्कवरीज, ऐसे इन्वेंशन, ऐसे खोज जो गेम चेंजिंग हो, मतलब बहुत बड़े चेंजेस लेके आए। ऐसी डिस्कवरीज की हमें ज़रूरत है। किस लिए? क्योंकि हमें बिगर हार्वेस्ट चाहिए, मतलब अभी जो फसल है उससे बड़ी फसल हमें चाहिए, तो उसके लिए गेम चेंजिंग डिस्कवरीज की ज़रूरत है। अब देखो ये ना स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि ऑल्सो से स्टार्ट हो रहा है। ऑल्सो मतलब क्या है? एडिशनैलिटी, प्लस। प्लस मतलब कि कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस बारे में दे रहा है? कुछ पहले आया होगा, उसने कुछ कहा होगा, उसके बारे में ही एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। तो पी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ वर्ड्स जैसे ऑल्सो हो गया, बट हो गया, मोर ओवर हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑल्सो होता है, ठीक है, बट होता है, मोर ओवर, मतलब जितने भी कनेक्टर्स हैं, एडिशनली, ठीक है, जितने भी कनेक्टर्स होते हैं, इनसे मोस्ट केसेस में स्टार्ट नहीं होता है पैराग्राफ। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है मोस्ट केसेस में। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे बट स्टार्ट कर सकता है सेंटेंस, या फिर कोई और कनेक्टर स्टार्ट कर सकता है। उन एक्सेप्शंस को भी हम डील करेंगे आने वाले सेशंस में। ठीक है, बट अभी के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि नहीं स्टार्ट करता है। अब पता कैसे चलेगा स्टार्ट कर रहा है या नहीं स्टार्ट कर रहा है? वो होता है कि हम आगे वाले सेंटेंसेस को पढ़ ले। अभी के लिए हम इसको स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑल्सो नहीं करेगा कभी भी, ऑल्सो कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एडिशनल चीज़ बता रहा है, हमें पहले का बताना होगा। बट कभी कभी कर देता है। बट से मैंने देखा है कि पैराजम्बल कभी कभी स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है, बट वो किन केसेस में होता है, वो केसेस हम आगे डील करेंगे। ऑल्सो नहीं करता है, ठीक है। तो क्या है, ऑल्सो वी नीड सम गेम चेंजिंग डिस्कवरीज दैट विल लीड टू बिगर हार्वेस्ट। ये हमने देख लिया कि हमें साथ ही साथ कुछ ऐसे डिस्कवरीज की, मेजर डिस्कवरीज की ज़रूरत है जिससे कि हार्वेस्ट थोड़ा बड़ा हो। डिस्कवरीज कैसी होनी चाहिए, बहुत चेंज लाने वाली होनी चाहिए, ठीक है। नो सिंगल सोल्यूशन विल सॉल्व द ग्लोबल फूड क्राइसिस। यहाँ पे क्या बात हो रही है क्यू में, कि एक सिंगल सॉल्यूशन अकेले जो फूड क्राइसिस आया हुआ है ग्लोबली, पूरे दुनिया में जो फूड क्राइसिस आया हुआ है, उसको एक सिंगल सॉल्यूशन, एक सिंगल सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर पाएगा। मतलब कि हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। इन्फर तो हम यही कर पा रहे हैं। अगर ये कोई कह रहा है कि नो सिंगल सॉल्यूशन विल सॉल्व द ग्लोबल फूड क्राइसिस, मतलब कोई अकेले कोई सॉल्यूशन, कोई ऐसा नहीं होगा कोई सॉल्यूशन जो अकेले ही सॉल्व करते, हमें और भी सॉल्यूशन चाहिए होंगे। आगे पढ़ते हैं। We will need to develop innovations in all areas of agriculture to increase productivity। ये क्या कह रहा है आर, कि हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। क्या डेवलप करने की ज़रूरत है? इनोवेशंस, ठीक है, इन्वेंशन, नए नए आइडियाज़, नए नए इन्वेंशंस डेवलप करने की ज़रूरत है। कहाँ डेवलप करने की ज़रूरत है? तो एग्रीकल्चर के जितने भी एरियाज़ है वहाँ डेवलप करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। जो अभी फसल हो रही है, जितनी मात्रा में, जितनी अमाउंट में क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, उसको इंक्रीज़ करने की, बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब देखो, क्यू और आर दोनों ही स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। क्यों? स्टार्टिंग स्टेटमेंट किसको हम कहते हैं? जो कि एक इंडिपेंडेंट आइडिया कन्वे कर रहा हो। इंडिपेंडेंट आइडिया कन्वे कर रहा हो, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट आइडिया क्या होता है? इंडिपेंडेंट आइडिया मतलब कि वो आइडिया अपने में ही पूरा है, उसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पी में देखें तो ऑल्सो से स्टार्ट हो रहा था, ऑल्सो का यूज़ ही इसको डिपेंडेंट बना दे रहा है दूसरे सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस का आना जरूरी है, तभी ये ऑल्सो करके अपनी बात, जो एडिशनल बात है, वो रख पाएगा। बट यहाँ पे क्या है, ये अपने में इसने आइडिया कन्वे कर दिया कि कोई सिंगल सॉल्यूशन जो सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, कंप्लीट आइडिया है। यहाँ पे कोई कनेक्टर यूज़ नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोनाउन यूज़ नहीं है, ठीक है, यानी कि कंप्लीट आइडिया ये अपने में ही है। तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, जिसको हम ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क करके इसको रिजर्व कर लेंगे स्टार्टिंग स्टेटमेंट के लिए। आर में क्या है, ये भी एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। We will need to develop innovations in all areas of agriculture to increase productivity। ठीक है, ये बता रहा है कि हमें एग्रीकल्चर के सारे ही एरियाज़ में नए नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है। अपने में ही है, यहाँ भी कोई ना कोई कनेक्टर यूज़ हुआ है, ना कोई प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं, और ऐसा कोई आइडिया भी नहीं है जो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट आइडिया है। तो ये भी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। मैंने दो सेंटेंस में क्यू एंड आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स के लिए रख लिए। अब ये चीज़ आपके साथ एग्जाम में भी हो सकती है कि आपको लगे कि दो स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। अब एलिमिनेट कैसे करना है, आगे का पढ़ के आगे पढ़ते हैं। द सेकेंड स्टेप is to provide better data to help farmers manage their crops and livestock more efficiently। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है? सेकेंड स्टेप की बात कर रहा है कि सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हम फार्मर्स को और ज़्यादा अच्छा डेटा दें, जिससे कि वो अपने क्रॉप्स को और अपने लाइवस्टॉक को, अपने जो उनके मवेशी हैं, जो उनकी फसल है, उनको बेटर वे में मैनेज कर सकें। यहाँ पे हमें कीवर्ड मिला सेकेंड, कीवर्ड मिला सेकंड। अगर सेकंड स्टेप की बात हुई है तो फर्स्ट स्टेप की भी बात हुई होगी। अगर हम फर्स्ट स्टेप ढूंढ ले तो क्या हम पेयर बना लेंगे? बिल्कुल। यहाँ पे देखो, द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज टू इम्प्रूव सीड वेराइटीज फॉर क्रॉप्स सो दैट दे बिकम रेसिस्टेंट टू ड्रॉट, फ्लड, पेस्ट्स एंड डिजीज। पहला स्टेप क्या है कि हम ऐसी सीड वेराइटीज डेवलप करें, ऐसी सीड वेराइटीज इम्प्रूव करें। सीड वेराइटीज मतलब फसल के जो बीज है, ऐसे इम्प्रूव करें कि वो ड्रॉट यानी सूखा, बाढ़ या जो कीड़े मकोड़े होते हैं या कोई बीमारी हो जाती है, उनका कोई असर उन पे ना पड़े। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट सेकंड पहले आएगा, तो हमें एक पेयर तो मिला टी और एस का। टी में किसकी बात हो रही है? फर्स्ट स्टेप की, एस में सेकंड स्टेप की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑल्सो, ऑल्सो वी नीड सम गेम चेंजिंग डिस्कवरीज दैट विल लीड टू बिगर हार्वेस्ट। यहाँ भी एक नीड की ही बात हो रही है, यहाँ भी नीड की बात हो रही है, यहाँ भी नीड की बात हो रही है। कैसे पता चला कि नीड की बात हो रही है? ज़रूरत की बात हो रही है।
सेकेंड स्टेप में भी क्या है, ये चीज़ अभी हुई नहीं है, इसको करने की ज़रूरत है, मतलब नीड है, ज़रूरत है। ठीक है, क्या ज़रूरत है, बेटर डेटा प्रोवाइड करने की। यहाँ भी क्या है, ज़रूरत क्या है, इम्प्रूव करने की सीड वेराइटीज़। यहाँ ज़रूरत क्या है, गेम चेंजिंग डिस्कवरीज की। यानी तीनों सेंटेंसेस में नीड की ही बात हुई है, ज़रूरत की ही बात हुई है, मतलब तीनों सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बाद आएंगे, बट किस ऑर्डर में आएंगे। TS तो हमने बना रखा है, P हमें रखना है, तो P यहाँ तो नहीं आएगा, P हमेशा यहीं पे आएगा, TSP ही आएगा, क्योंकि टीम में पहला स्टेप हुआ, पहला स्टेप पहले ही हमें पहली प्रायोरिटी क्या है कि हम इम्प्रूव करें सीड वेराइटीज़। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करें, डेटा बेटर प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ और क्या करें कि हमें गेम चेंजिंग डिस्कवरीज भी चाहिए। तो TSP का तो हमें मिल गया, ठीक है। और ये TSP क्या पहले आ सकते हैं पैराग्राफ में, क्या T स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि T फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन, ये तो बात हुई नहीं। और हम ऐसे ही किसी फर्स्ट स्टेप की बात थोड़ी कर देंगे कि हमें फर्स्ट स्टेप ये है, अरे कुछ कॉन्टेक्स्ट हम देते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है और ये प्रोसेस है, इसका फर्स्ट स्टेप है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में ये फर्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करना है तो ये फर्स्ट स्टेप, मतलब कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है। बिना कॉन्टेक्स्ट के हम फर्स्ट स्टेप की बात नहीं करते। तो फर्स्ट स्टेप पहले नहीं आएगा तो T स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, यानी TSP बाद में आएंगे पैराग्राफ में। तो बच्चा सिर्फ दो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, Q and R। अब या तो Q पहले आएगा या R पहले आएगा, और यही इसी डिलेमा में हम स्टार्टिंग में भी थे, क्योंकि हमने Q and R दोनों को ही शॉर्टलिस्ट कर लिया था स्टार्टिंग स्टेटमेंट के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना होगा दोनों सेंटेंसेस को। Q में क्या कह रहा है कि कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा सॉल्व ग्लोबल फूड क्राइसिस को। R में क्या कह रहा है कि हमें इनोवेशंस हर एरियाज में डेवलप करने पड़ेंगे इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी। गोल क्या है, इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी। हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज क्यों करनी है, क्योंकि ग्लोबल फूड क्राइसिस आया हुआ है। फूड क्राइसिस में क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल कराना है तो हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी, अमाउंट ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम आया फिर सॉल्यूशन की बात होगी। तो प्रॉब्लम पहले आता है, ये प्रॉब्लम बता रहा है, दिस इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल फूड क्राइसिस, जिसको सॉल्व करना है बट एक सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है ये कि हमें हर एरियाज में डेवलप करना होगा। तो प्रॉब्लम पहले आएगा, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, यानी प्रॉब्लम पहले फिर सॉल्यूशन बाद में आता है। तो प्रॉब्लम वाला पहले आया, यानी कि Q और R का पेयर बना, Q R, ये हुआ आपका फाइनल अरेंजमेंट, QRTSP। एक बार सम अप कर लेते हैं। Q में क्या बात हुई, फूड क्राइसिस आया हुआ है पर एक सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं होगा। तो चलो एक सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं होगा तो R में हम क्या बात करते हैं कि अलग अलग जितने भी एरियाज़ हैं सब में हम सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे एरियाज़ में इनोवेशंस लाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर ग्लोबल फूड क्राइसिस को सॉल्व करना है तो फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। फिर आएगा आपका TSP। T में क्या आया, पहला स्टेप। अब यहाँ पे जो हम डेवलप करने सारे इनोवेशंस हर एरियाज़ में, तो पहला स्टेप क्या है, ये करना, सीड वैराइटीज़ इंप्रूव करो। सेकेंड स्टेप क्या है, बेटर डेटा प्रोवाइड करो। और इन दोनों के साथ साथ और क्या करना है, जिसको आप थर्ड स्टेप भी मान सकते हो ऑल्सो, कह के कि गेम चेंजिंग डिस्कवरीज चाहिए। तो QRTSP हमारा पूरा फाइनल रीअरेंजमेंट है। इस होमवर्क वाले क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप या तो टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हो कमेंट, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा कि किस क्या, और आपका जो भी डाउट होगा वो सॉल्व कर दूंगा। तो ये था होमवर्क क्वेश्चन, ये तो हो गया, ठीक है। अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने पे फिर गायब हो जाता है। तो लेना है तो ले लो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, आज का सेशन, ठीक है। तो
सेंटेंस रीअरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है? इसमें एक सेंटेंस को ही अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के उन पार्ट्स को जंबल अप कर देते हैं और आपको उसको सॉल्व करना होता है, एक पूरा करेक्ट सेंटेंस बनाना होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्शंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो पहले डायरेक्शंस पढ़ लेंगे। क्या लिखा है कि इन द गिवन क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स एंड द पार्ट्स आर जंबल्ड। सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया गया है और पार्ट्स क्या है? जंबल्ड है, ठीक है, इधर उधर है। चूज द ऑप्शन विच प्रोवाइड्स द करेक्ट वे टू रीअरेंज द पार्ट्स टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, जहाँ पे जो करेक्ट अरेंजमेंट बता रहा हो, और अगर करेक्टली अरेंजमेंट पहले से ही करेक्ट है तो नो रीअरेंजमेंट हमारा ऑप्शन होगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो हम ये देखेंगे कि नो रीअरेंजमेंट वाला को हम एलिमिनेट करेंगे, और वो पता कैसे चल जाएगा कि सेंटेंस करेक्टली प्लेस है या फिर उसको ज़रूरत है रीअरेंजमेंट की। A regular health simulation exercise ensures that a health system will be able, makes it possible to identify areas for improvement and to respond appropriately to a true crisis. क्या कह रहा है यहाँ पे? A regular health simulation exercise ensures that a health system will be able, makes it possible. अब ये सेंटेंस गलत है, मतलब रीअरेंजमेंट की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है यहाँ पे? क्योंकि देखो, विल बी एबल जो है, इसके बाद कभी भी वर्ब की ये जो सिंगुलर फॉर्म है ये नहीं आती है। विल बी एबल के बाद हमेशा टू वाला फॉर्म आता है। विल बी एबल के बाद क्या आता है? हमेशा याद रखना, 2 + V1 आता है, ठीक है, 2 + V1 आता है, तो मेक्स नहीं आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि सेंटेंस में गड़बड़ है। अब आगे देखते हैं। विल बी एबल के साथ 2 वाला आएगा तो हम चलो 2 को ढूंढ लेते हैं। तो कहाँ पे 2 वाला है? तो हमें दिख रहा है यहाँ पे है, टू रिस्पॉन्ड है। तो क्या बन गया? बी डी का एक पेयर बना। बी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। इंश्योर्स दैट अ हेल्थ सिस्टम विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू अ ट्रू क्राइसिस। तो एक पेयर बना। अब हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पे हमें सब्जेक्ट ढूंढना है सेंटेंस का, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो आप बेटर इस पूरे सेंटेंस को बना पाओगे, ठीक है। अभी हम ऑप्शंस पे नहीं गए हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा इजी है कि आप यहीं से कर लो, क्योंकि हर ऑप्शन को चेक करोगे कि हाँ ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो यहीं पे आप देख लो जो पेयर्स बन रहे हैं, अपन जो भी हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो भी हमने सीखा है, उसको यहाँ पे लगाएंगे और यहीं पे हम पेयर्स बना के वहीं से यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। तो हमें बी डी का पेयर मिला है। बी डी कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है। क्या बी डी यहाँ पे भी है? बी डी यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया। बी डी यहाँ पे है, ये गलत हो गया। तो एक पेयर बना के हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। बाकी यहाँ पे भी बी डी है, यहाँ पे भी बी डी है, यहाँ पे भी बी डी है, ठीक है। मतलब हमें और काम करना पड़ेगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। इंश्योर्स दैट अ हेल्थ सिस्टम विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू अ ट्रू क्राइसिस। अब इंश्योर्स क्या है? वर्ब है। अब बी तो स्टार्ट कर नहीं सकता सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस कभी भी वर्ब से थोड़ी स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो हमें इस वर्ब का सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या बनता है? या तो नाउन बनता है, या प्रोनाउन बनता है, जेरेंड बनता है, या इन्फिनेटिव बनता है। मैं बता दूं सब्जेक्ट क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। आपका नाउन बन सकता है, ठीक है। आपका प्रोनाउन बन सकता है सब्जेक्ट। आपका जेरेंड बन सकता है। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो नाउन की तरह ही काम करती है। आपका इन्फिनेटिव 2 + V1 ये भी सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू अ ट्रू क्राइसिस, इससे भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो सकता था, बट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पेयर बना लिया, इसीलिए। क्योंकि विल बी एबल के बाद हमें कुछ तो चाहिए था आइडिया कन्वे करने के लिए, और विल बी एबल के बाद 2 वाला ही आता है स्ट्रक्चर, तो हमने इससे इसका पेयर बनाया। अगर ये केस नहीं होता तो हमें ये वाला भी पॉसिबिलिटी करना पड़ता। तो ये सब सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। हमें इंश्योर्स का सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या बनता है? नाउन। यहाँ पे क्या है? मेक्स है, वर्ब है। यहाँ तो ऑलरेडी पेयर बन गया, तो बचा क्या? ए सब्जेक्ट है, क्योंकि ए क्या है? नाउन भी है। रेगुलर हेल्थ सिमुलेशन एक्सरसाइज, क्या ये पूरा नाउन ही तो है?
हेल्थ सिमुलेशन एक्सरसाइज पूरा नाउन है, रेगुलर एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है, तो नाउन है पूरा। ये ए से स्टार्ट होगा, अगर ए से स्टार्ट होगा सी से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि सी भी वर्ब है, तो सी वाला भी एलिमिनेट करो, ठीक है, क्योंकि सी में मेक्स है, मेक्स के साथ यानी वर्ब के साथ तो स्टार्ट होगा नहीं, सी वाला भी एलिमिनेट हो गया, बचा ए बी डी सी या ए सी बी डी, ठीक है। और रेगुलर हेल्थ सिमुलेशन एक्सरसाइज ए बना दिया, ठीक है। अब ए आएगा बी डी से पहले, इंश्योर्स दैट अ हेल्थ सिस्टम विल बी एबल टू रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू अ ट्रू क्राइसिस, बन रहा है सेंस। A regular health simulation exercise ensures that a health system will be able to respond appropriately to a true crisis. इतने में ही बन रहा है, तो इसको कहाँ रखें हम, मेक्स वाले को, इसको भी प्लेस करना ही है कहीं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है काम में, मेक्स की फॉर्म देखो, इंश्योर्स की फॉर्म देखो, क्या सेम है? एस वी सिंगुलर फॉर्म है, ये भी वर्ब सिंगुलर फॉर्म है, यानी दो वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, एक। अगर सब्जेक्ट एक है, वर्ब दो है, मतलब एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रहा है। और अगर दोनों काम यानी दोनों वर्ब सेम फॉर्म में है तो एक कनेक्टर जरूर होगा जो इन दोनों फॉर्म को जोड़े, क्योंकि कनेक्टर हमेशा पैरेलल वर्ब फॉर्म्स को जोड़ते हैं और ये वर्ब फॉर्म्स पैरेलल हैं, मेक्स एंड इंश्योर्स पैरेलल है। कनेक्टर ढूंढते हैं, कनेक्टर कहाँ है, तो हमें दिखा कनेक्टर यहाँ, एंड, ठीक है। यानी एंड वाला पार्ट पहले आएगा, मेक्स इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इंश्योर्स, ठीक है, यानी कि ए आएगा और रेगुलर हेल्थ सिमुलेशन एक्सरसाइज, फिर हम इसको नहीं पहले लाएंगे, हम लाएंगे इसको पहले, सी को, सी आएगा इसके बाद, मेक्स इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड के बाद इंश्योर्स दैट अ हेल्थ सिस्टम विल बी एबल to respond appropriately to a true crisis, ठीक है। इसको हमने क्यों लाया पहले, क्योंकि ये एंड से स्टार्ट हो रहा था। अब अगर हम ए के बाद बी को ले आते, बी के बाद फिर हमें डी को लाना पड़ता, फिर हम लास्ट में रखते तो एंड के साथ थोड़ी सेंटेंस एंड करते हम, नहीं होता है ना, इसीलिए पहले लाना पड़ा। तो देखो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे ना तो आपको इन ऑप्शंस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा उतना, क्योंकि आप खुद ही देखो हर ऑप्शन के साथ एक एक को लगाना कि हाँ ए बी डी सी हो रहा है, नहीं हो रहा है क्रॉस, हाँ ए सी बी डी हो रहा है, देखिए अरे नहीं हो रहा है, तो बहुत टाइम टेकिंग है। और अभी आपको थोड़ा सा टाइम में भी लग रहा हो, बट अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो आप एक बार में ही देख लोगे कि हाँ विल बी एबल है, टू आएगा, टू वाला कहाँ है, टू वाला यहाँ है, चलो बन गया पेयर, विद इन सेकेंड्स होगा। अभी टाइम लगता है बट विथ प्रैक्टिस आपकी टाइम कम होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। तो अभी टाइम लग रहा है तो अभी आप सीखो, आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस भी कितना इजीली हमने एलिमिनेट किया, बी डी बना के हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, हमें पता था वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, सी वाला भी एलिमिनेट हो गया। पर सबसे इंपॉर्टेंट था ये देखना कि नो रीअरेंजमेंट है या नहीं है, क्योंकि हम तभी कर पाएंगे नो रीअरेंजमेंट जब हमें कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। हम ऑप्शंस के थ्रू नो रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते कभी भी एलिमिनेट, इसलिए ये वाला अप्रोच लेना ज़्यादा बेटर है। ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, थोड़ा रुका हुआ हूँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें भी पहले क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जो पार्ट्स स्टार्ट नहीं कर सकते उनको पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। इज एसेंशियल टू रिफाइन एंड इफेक्टिवली, इज क्या है, वर्ब है, तो क्या कभी वर्ब से सेंटेंस, इज से कभी देखा है सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है, पर क्या ये क्वेश्चन है, नहीं होगा, क्योंकि इज एसेंशियल के बाद, क्योंकि क्वेश्चन इज में क्या होता है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट फिर इज आता है। क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इज पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, जैसे इज ही गोइंग देयर, इज इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर सिंपल होता ही इज गोइंग, ही इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट हम देख रहे हैं इज के बाद एसेंशियल एडजेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे। एसेंशियल के बाद क्या, इज एसेंशियल टू है यहाँ पे, तो वर्ब वाली हो गई,
टू डिफाइन एंड इफेक्टिवली, तो सब्जेक्ट तो है नहीं। मतलब यहाँ से पता क्या चला कि एज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, तो ई वाले ऑप्शंस को हटाओ। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, ए बी सी डी। अच्छा छोड़ो, नीचे ई में क्या है, नो रीअरेंजमेंट है, पता है ई में क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी डी, ई क्या है, नो रीअरेंजमेंट है। अब नो रीअरेंजमेंट भी एलिमिनेट होगा क्योंकि इसको रीअरेंजमेंट की ज़रूरत है, एज के साथ नहीं स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, तो ये भी गलत होगा, ए वाला भी गलत हुआ, और कहाँ ए है, ए वाला भी गलत हुआ। अब सी से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा। ठीक है, दो ही ऑप्शंस हैं, तो हम क्विक मेथड अपनाते हैं, सी को चेक कर लेते हैं। सी क्या है, अ कॉन्स्टेंट एंड क्रिटिकल डायलॉग। अ कॉन्स्टेंट एंड क्रिटिकल डायलॉग ये नाउन है, कॉन्स्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है, क्रिटिकल क्या है, एडजेक्टिव है, डायलॉग क्या है, नाउन है, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, अ कॉन्स्टेंट एंड क्रिटिकल डायलॉग नाउन है, यानी इसी से स्टार्ट हो सकता है। क्या बी से हो सकता है, बी क्या है, पुट टू प्रैक्टिस, बी पुट टू प्रैक्टिस, फिर से वर्ब से स्टार्ट हो गया, क्या होगा वर्ब से स्टार्ट, कभी नहीं होगा वर्ब से स्टार्ट। ठीक है, ये भी गलत, बी वाला भी गलत हो गया, क्या बच गया, सी डी ए बी। कितना ईजिली हुआ, कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज था कितना ईजी हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ देखा एज से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। ए वाला कट किया, ए वाला कट किया, ई वाला भी कट हो गया, क्योंकि अरेंज तो करना पड़ेगा। फिर हमारे पास बी और सी वाले ऑप्शंस आए, तो बी में देखा, सी में देखा नाउन है, हाँ स्टार्ट कर सकता है, नाउन है, सब्जेक्ट बन सकता है। बी में देखा फिर से वर्ब से स्टार्ट कर दिया, फिर गलत है, तो बचा क्या, सी वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट एग्ज़ाम में आप ये मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, आप पूरा नहीं देखोगे, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए कि जो एलिमिनेशन आपने लगाया है वो 100% एक्यूरेट है, और ये एक्यूरेट है। कैसे, सी से स्टार्ट होगा, अ कॉन्स्टेंट एंड क्रिटिकल डायलॉग नाउन है। ठीक है, फिर आया डी, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। डायलॉग मतलब क्या होता है, डिस्कशन। अब डिस्कशन किसी के बीच तो होगा, ठीक है, बातचीत किसी के बीच होगी, कैसी बातचीत होनी चाहिए, कांस्टेंट, लगातार बिना रुके बातचीत होनी चाहिए। कैसी बातचीत होनी चाहिए, क्रिटिकल डायलॉग, मतलब जहाँ पे थिंकिंग में इन्वॉल्व है, जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी के नहीं दिखे, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो भी डिस्कस हो रहे हैं। किसके बीच होनी चाहिए, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, यानी गवर्नमेंट और सोसाइटी जो लोग हैं उनके भी डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है, सी डी इज एसेंशियल टू रिफाइन एंड इफेक्टिवली। अब यहाँ पे ना आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, अ कॉन्स्टेंट एंड क्रिटिकल डायलॉग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। कितने नाउन्स हैं, एक नाउन यहाँ पे हो गया, चलिए नाउन 1 रख लेते हैं, इसको नाम डायलॉग है। यहाँ पे गवर्नमेंट नाउन 2, यहाँ पे सोसाइटी नाउन 3, 3 नाउन हो गए। हमें पता है सी डी के बाद ए आ रहा है, ए में क्या है, इज है, इज कैसा वर्ब है, वर्ब कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, नाउन 3 है, वर्ब सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि हमें तो पता है कि जब नाउन एक से ज़्यादा होता है या नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है तो वह प्लूरल वर्ब आती है, इज नहीं आर आएगा। इज क्यों लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ यही है, अ कॉन्स्टेंट एंड क्रिटिकल डायलॉग, ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कैसे पता चला, बिटवीन, बिटवीन क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है इसको लिख लेना, अगर प्रेपोजिशन है उसके बाद नाउन या प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये नाउन जेरेंड भी हो सकता है। ठीक है, जेरेंड को भी नाउन में ही आते हैं, तो नाउन एंड प्रोनाउन है, तो वो सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो ये तो ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट बस ये है, इसीलिए सिंगुलर है डायलॉग, इसीलिए इज आया। इज एसेंशियल टू डिफाइन एंड इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है तो किसको करेगा मॉडिफाई, किसको डिस्क्राइब करेगा, वर्ब को कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, एडवर्ब को कर सकता है। वर्ब यहाँ पे है, इफेक्टिवली पुट टू प्रैक्टिस, लास्ट में आपका आ गया बी, सी डी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है कि हम कर तो रहे हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पर साथ में ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी हम सीख रहे हैं, जिसका बेनिफिट आपको और तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन में मिलेगा। तो इतना क्लियर है। देखो, जहाँ भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट में पूरा लिखो कि हाँ मुझे सर ऐसा ऐसा डाउट है और मैं सॉल्व करूँगा उस डाउट को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
इसको मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। चलो नेक्स्ट में आते हैं। क्या है इधर, इसको मैं पहले नीचे थोड़ा कर लेता हूँ, बेटर में होगा। डायरेक्शन तो पढ़ ही लिया आपने, ठीक है। हाँ, क्या है देखते हैं। द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड लीगल प्रोविजंस, ठीक है, देयर इज नो डाउट दैट द ड्रीम may require comprehensive change in for a discrimination free and equal life for the disabled। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि the institutional arrangements and legal provisions भी है नाउन, ठीक है, ओके, ये ए वाला भी नाउन है। There is no doubt that the dream, अब देखो there is no doubt that the dream, ये भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकता है, होता है ना, देयर इज नो डाउट दैट ही विल पास, देयर इज नो डाउट दैट शी विल सक्सीड। तो ये जो फिर होता है ना, देयर इज, ये स्टार्ट कर सकता है। तो ये भी हम, इसको हम क्या कहें पता है, इसको हम कहेंगे नाउन सब्जेक्ट। चलो पॉसिबल सब्जेक्ट कहेंगे, ये सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट का कहने का मतलब क्या है कि स्टार्ट कर सकता है सेंटेंस को। मे रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव, मे क्या है, ये मे क्या है, मोडाल वर्ब है, और मोडाल वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो रिक्वायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब से तो स्टार्ट होगा नहीं। तो सी वाला करते हैं एलिमिनेट, सी वाला हमने कर दिया एलिमिनेट, ठीक है। अब इसको करते हैं नो रीअरेंजमेंट को। अब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर हमें कोई फ्लॉ मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड लीगल प्रोविजंस, फिर उसके बाद क्या है, देयर इज नो डाउट द ड्रीम। क्या सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट ऐसे स्टार्ट होता है सेंटेंस कभी कि द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड लीगल प्रोविजंस, देयर इज नो डाउट दैट द ड्रीम, नहीं होगा। तो ए के बाद बी नहीं आएगा, मतलब कि रीअरेंजमेंट की ज़रूरत है। ए के बाद बी नहीं आएगा, तो ए बी वाला पैटर्न कहीं दिख रहा है हमें, तो हम देख रहे हैं कि हमें ए बी यहाँ या ए बी से ही स्टार्ट कर रहा है, ये भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, बचा बी। दो ऑप्शन दोनों में बी है, अब बी से ही स्टार्ट होगा, हमें पता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री एंड इक्वल लाइफ फॉर द डिसेबल्ड, ये भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकता था, हालांकि ऑप्शंस में नहीं दे रखा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर सिमिलर स्ट्रक्चर किसी और सेंटेंस में यूज़ किया गया है जिसमें फॉर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे होता है ना, फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, ठीक है, फॉर अ हेल्दी सोसाइटी वी नीड समथिंग, जो भी नीड कर रहे हैं। तो फॉर के बाद अगर नाउन लिखा है, फॉर के बाद अगर नाउन लिखा है तो वो भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकता है। ये वाला नहीं करेगा, बट अगर आप देखो आगे कभी भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट में फॉर लिखा है तो वहाँ पे उसको भी पॉसिबिलिटी से हटा मत देना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, बी से ही स्टार्ट हो रहा है। बी क्या है, देयर इज नो डाउट दैट द ड्रीम, तो हम इसको सब्जेक्ट अब नहीं मानेंगे। देयर इज नो डाउट दैट द ड्रीम, ठीक है, ड्रीम के बाद मे रिक्वायर, तो बी ए है या बी डी है, तो देयर इज नो डाउट दैट द ड्रीम द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड लीगल प्रोविजंस। क्या ऐसे आएगा, अगर ए के बाद बी नहीं आ सकता तो क्या बी के बाद ए आ सकता है? बी भी सब्जेक्ट है, ए भी क्या है, नाउन है। देयर इज नो डाउट दैट द ड्रीम, ये भी क्या है, नाउन है, इसके बाद भी क्या आना चाहिए, सब वर्ब आना चाहिए, ठीक है। ये क्या, ये अलग से नाउन है। तो देयर इज नो डाउट दैट द ड्रीम द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड लीगल प्रोविजंस, बन रहा है कोई सेंस, नहीं बन रहा है, तो बी के बाद ए नहीं आएगा, तो बचा ये। कैसे हुआ, बी हुआ पहले, देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, दैट द ड्रीम, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका डी, ड्रीम किसका है, ड्रीम फॉर अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री एंड इक्वल लाइफ फॉर द डिसेबल्ड। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ड्रीम है एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री और इक्वल लाइफ डिसेबल्ड के लिए, यानी कि डिसेबल्ड के लिए एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री और इक्वल लाइफ का जो ड्रीम है, ठीक है। उसके बाद आएगा सी, मे रिक्वायर। अब उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरत है, तो मे रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव चेंज, पूरा टोटल चेंज चाहिए, टोटल बदलाव चाहिए, किस में, इन। अब इन क्या है, इन प्रेपोजिशन है,
हमने पढ़ा प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। नाउन हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ इन। किस में चेंज चाहिए? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स और लीगल प्रोविजन में। सेंटेंस कहना क्या चाह रहा था कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ड्रीम है एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री और इक्वल लाइफ का डिसेबल्ड के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव चेंज। चेंज किस में चाहिए? चेंज हमें चाहिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स और लीगल प्रोविजंस में। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन करना था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और यहाँ पे भी 3 चीज़ें ऐसी थी जो सेंटेंस को स्टार्ट कर सकती थी। बट हमें पता है कि जब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी आएगा, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आना चाहिए। तो ना तो ए बी के बाद आता ना बी ए के बाद आता। तो उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए थे और फिर तो आ ही गया, आगे पूरा तो बन ही गया, ठीक है। अब इतना हमने जो थॉट प्रोसेस लगाया, प्रैक्टिस के बाद ये पूरा थॉट प्रोसेस आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चलेगा, ठीक है। जैसे होता है ना, पहले आप सीखते हो कोई चीज़ तो वहाँ पे थोड़ा लगता है कि हाँ ये ऐसे था, ये ऐसे था, पर एक बार जब सीख जाओ ना तो ये जैसे आप क्वेश्चन देखोगे ये थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड में चलता रहेगा कि नहीं ये तो सब्जेक्ट है, ये आसपास आएगा नहीं, तो ए बी के बाद नहीं आएगा, बी ए के बाद नहीं आएगा, तो बच्चा क्या मे ये वर्ब है, तो डेज नॉट अ ड्रीम। अब ड्रीम किसके लिए चाहिए? फॉर के लिए चाहिए। ऑप्शन देख लेता हूँ, सब कुछ बहुत ईजिली बहुत स्पीड में होगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The power and democratizing potential across the world of social media is now being widely recognized by the governments. ठीक है, ये सेंटेंस है। क्या इसको रीअरेंजमेंट की ज़रूरत है? द पावर एंड डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल अक्रॉस द वर्ल्ड, चलो ए बी का तो चलो हम मान लेते हैं बन रहा है कि द पावर है और डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल है, पूरे दुनिया में है। अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया इज नाउ बीइंग वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट्स। ओके, the power and democratizing potential across the world of social media is now being widely recognized by the government. ये थोड़ा ट्रिकी है। इसको हम करते हैं, ये ऑफ वाले को लेते हैं। वाइडली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। अब ये इसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए या एडवर्ब आना चाहिए दूसरा। अक्रॉस क्या है? प्रेपोजिशन है। ये क्या है? नाउन है। तो सी के बाद ए बी तो नहीं आएगा। सी के बाद क्या बचा? डी, और डी में ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का एक फंक्शन करता है। तो सी के बाद डी आया, सी के बाद डी आ गया, सी डी का पेयर बन गया। सी डी का पेयर हटाओ यहाँ से जिसमें भी नहीं है। सी डी है, चलो ये हो सकता है। सी डी है नहीं, सी डी आपके पास नहीं, सी डी है नहीं, नो डी अरेंजमेंट बचा, ये बचा सी डी। अब देखते हैं नो डी अरेंजमेंट है या ये है। पहले हम ए सी डी भी देख लेते हैं। ए क्या बना? द पावर एंड डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल। फिर आया सी, पोटेंशियल किसका? ऑफ सोशल मीडिया। द पावर एंड डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, इज नाउ बीइंग वाइडली, सी के बाद तो डी बना लिया था हमने, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो, अक्रॉस द वर्ल्ड आपका गेम चेंजर था क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप दोनों ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर पाओगे, वरना तो नो डी अरेंजमेंट वाला भी एक आगे से दिख रहा है सही है, ACDB वाला भी दिख रहा है आगे से कि सही है, तो अक्रॉस द वर्ल्ड वाले पे आप करोगे, इसके बेसिस पे एलिमिनेट कैसे होगा। अब तुम बताओ, द पावर एंड डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट्स। क्या गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के गवर्नमेंट्स रिकॉग्नाइज कर रही है? जो सोशल मीडिया है, ठीक है, वो तो एक सिंगुलर एंटिटी है, वो तो हर जगह ऑन एन एवरेज सेम ही है, तो उसकी जो पावर और डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल है वो तो वैसे ही रहेगी, एक सिंगुलर एंटिटी की तरह ही हम लेंगे। गवर्नमेंट्स अलग अलग हो सकती है, इसलिए हम कहेंगे गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये थी कि कुछ कुछ गवर्नमेंट करे रिकॉग्नाइज, कुछ कुछ गवर्नमेंट नहीं करे रिकॉग्नाइज, बट चूंकि सारी ही गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है तो ये बात हमें बताना जरूरी होता है, इसलिए रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आएगा, यानी कि डी बी का पेयर है, इसलिए ये सही हुआ और ये गलत, कि जो पावर और डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल है सोशल मीडिया का, इसको रिकॉग्नाइज कर रही है पूरे दुनिया की गवर्नमेंट, मतलब कि हर एक कंट्री की गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था इसका, ये जो पार्ट था आपका, ये गेम चेंजर था।
क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपने इस क्वेश्चन को सही या गलत क्या होता है और ये डिसाइड होता है कि आपके एक नंबर बढ़ेंगे या 0.25 डाउन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। The administrative and political setup, answerable and responsive to the people, plays a crucial role in making governance the information architecture of। देखने से लग रहा है कि सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ऑफ से एंड होगा सेंटेंस। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। इसके बाद कुछ चाहिए, नाउन चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए प्रेपोजिशन का, तो नो रीअरेंजमेंट गया। ठीक है, अब देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप भी नाउन है, ठीक है, और द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऑफ ये भी नाउन है। अब या तो ए स्टार्ट करेगा या डी, यानी कि ए सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकता है या डी वाला सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द पीपल ये तो एडजेक्टिव है। आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द पीपल, ठीक है, ये स्टार्ट कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सेंटेंस में स्टार्ट करेगा। सी तो नहीं करेगा स्टार्ट। प्लेज है, वर्ब है। वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। सी नहीं करेगा, सी वाला हटाओ। ए लिखा है, डी लिखा है, तो जैसा कि हमने कहा ए भी स्टार्ट कर सकता है, डी भी स्टार्ट कर सकता है। अब देखो बी कब स्टार्ट करता? आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द पीपल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप, उसके बाद कुछ आता तो वो स्टार्ट कर सकता था। ठीक है, तो अगर हम वैसे कर दें कि आंसरेबल, क्योंकि बी वाला तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द पीपल, ठीक है, ये क्या, इसको हम कहते हैं पूरा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, अब एक तरफ से आपको लग रहा होगा कि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बाद ही आता है, नाउन के डायरेक्ट पहले आता है, इतना बड़ा फ्रेज सिर्फ एडजेक्टिव है, कोई नाउन है नहीं, तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट करेगा? बट कर सकता है। कैसे? आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द पीपल, यहाँ पे कॉमा आता है, फिर ये आता है द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग गवर्नेंस। ऐसे भी सेंटेंस लिखा हो सकता है, और ये सेंटेंस आपको पैसेजेस में, आरसी में, आपको आरसी के जो पैसेजेस होते हैं वहाँ देखने को मिल सकते हैं, आपको एडर वाले क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी होता है कि एडजेक्टिव फ्रेज के साथ सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। इस पर डिटेल हम जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे वाले सेशंस में तो हम ज़रूर बात करेंगे इस पर। बट अभी क्या है, अभी इसकी नीड नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में ए है, डी है, ए है। तो अब क्या करें? तो यहाँ पे गेम चेंजर क्या है? ये वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट क्या होगी? सिंगुलर होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप, यहाँ पे दो सेटअप की बात हो रही है, सेटअप कॉमन है, बट अगर हम दो चीज़ बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी एंड पॉलिटिकल सेटअप भी, तो दो नाउन बन गया। दो नाउन यानी कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल नाउन कहते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया नहीं है कि सब्जेक्ट है या नहीं है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब तो आएगा नहीं, तो ए से स्टार्ट होगा नहीं, ए से स्टार्ट हुआ नहीं, बचाइए। ठीक है, कैसे क्या हमने वर्ब देखा, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है। द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऑफ, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एक ही सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऑफ किसका? अब ऑफ कब बनेगा? ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है और हमें ऑफ के बाद नाउन चाहिए था और नाउन यहाँ पे है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप जो है, तो उसका जो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, यानी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप का, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है क्या करने में, कि गवर्नेंस जो हो वो पीपल को आंसरेबल हो, मतलब पीपल के जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, जो रिक्वेस्ट है, जो कंप्लेंट्स है, उसको एड्रेस करे और रिस्पॉन्ड करे। तो क्या बन गया आपका फाइनल? DACB। ठीक है, कोई डाउट? कोई भी डाउट हो आराम से आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेके भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं वहाँ पे समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है देखें, नेक्स्ट है पैराजम्बल, डिफरेंट पैराजम्बल है। ठीक है, डिफरेंट कैसे हो गया? अ सेट ऑफ 6 स्टेटमेंट्स इज गिवन डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखने से लग रहा है ये बोल्ड किया हुआ है तो कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी तो बोल्ड किया हुआ है।
तो 6 स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है, आउट ऑफ विच ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन इन बोल्ड इज फिक्स्ड। तो ये जो बोल्ड स्टेटमेंट है ये फिक्स है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट यही है, ठीक है। रेस्ट जो बाकी के हैं वो जम्बल्ड है, हमें सरियाना है सही ऑर्डर में। अब ये जो है, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये फिक्स है, इससे आपका काम इजी हो गया, क्योंकि अब हमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो ढूंढने ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमें दे दी कि यही स्टार्ट करेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट यही है, ठीक है। क्या कह रहा है चलो पढ़ लेते हैं, और बाकी के भी पढ़ लेंगे, मैंडेटरी पेयर्स बना लेंगे, कंक्लूडिंग जो फाइनल स्टेटमेंट है वो ढूंढ लेंगे और अरेंज कर देंगे। Climate change has been described as one of the greatest environmental challenge of our time. Climate change के बारे में बात हो रही है कि ऐसा बताया जाता है कि climate change हमारे समय का one of the जितने भी सबसे बड़े बड़े environmental challenges है, जो difficulties है environment को लेके, जो बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ है उनमें से सबसे बड़ों में से एक ही क्लाइमेट चेंज भी है। मतलब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है एज अ ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल चैलेंज, कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत क्रूशियल, बहुत क्रिटिकल इन्वायरमेंटल चैलेंज है, ठीक है। क्यों, देखते क्या कह रहा है। इन सम केसेस इन्वायरमेंटल डैमेज इज सिम्टोमेटिक ऑफ पोवर्टी। कुछ केसेस में जो डैमेज होता है इन्वायरमेंट को वो क्यों होता है, पोवर्टी की वजह से होता है। मतलब अगर इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है तो वहाँ पे पोवर्टी है, वहाँ पे गरीबी है, वो गरीबी दर्शाता है, ठीक है। क्यों कह रहा है, और क्या कह रहा है, इन ऑल इट्स फॉर्म्स इन्वायरमेंटल डैमेज हैज़ रीच्ड अ लेवल दैट थ्रेटन्स ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब इन्वायरमेंटल डैमेज इन ऑल इट्स फॉर्म, इन ऑल इट्स फॉर्म का मतलब क्या है कि जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी तरह से इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, जितने भी तरह से हो रहा है, उनमें इन्वायरमेंटल डैमेज एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जहाँ पे वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ह्यूमैनिटी को खतरे में डाल रहा है। एस में, बट फॉर मैनी एशियन कंट्रीज, बहुत सारे एशियन कंट्रीज के लिए इट इज़ ओनली द लेटेस्ट इन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। बहुत सारे एशियन कंट्रीज के लिए ये एशियन कंट्रीज के लिए ये क्या है, लेटेस्ट है, किसमें, लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में। कहने का मतलब क्या है, क्या बताना चाहता है सेंटेंस, कि एशियन कंट्रीज पहले से ही बहुत सारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से डील कर रहे हैं, और जो इट है, जो कि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बात कर रहा है, तो क्लाइमेट चेंज एक लेटेस्ट है, मतलब ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज उनमें से एक चैलेंज है, लेटेस्ट चैलेंज है, एक और उनके लिस्ट में ऐड हो गया है, ठीक है। ठीक क्या बता रहा है, बट अ कॉमन डिनोमिनेटर इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर नो लॉन्गर सस्टेनेबल। एक कॉमन चीज़, जो कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है, कोई कॉमन चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में जो कॉमन होता है उसको कहते हैं कॉमन डिनोमिनेटर। तो क्या कह रहा है कि जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी हो रही है, और ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर नो लॉन्गर सस्टेनेबल, मतलब जिसको अब आगे सस्टेन नहीं कर सकते अच्छी तरह से, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉमन है। यू में क्या कह रहा है, इन अदर्स इट इज़ अ कंसीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। बाकियों में ये डेवलपमेंट का नतीजा है। कुछ पेयर बना, आपको कुछ पेयर मिला, यहाँ पे देखो, इन सम केसेस, कुछ केसेस में इन्वायरमेंटल डैमेज क्या है, पोवर्टी बताता है। इन अदर्स, बाकी क्या, बाकी केसेस में इन्वायरमेंटल डैमेज क्या दिखाता है, डेवलपमेंट। कुछ केसेस में इन्वायरमेंटल डैमेज पोवर्टी दिखा रहा है, बाकी केसेस में इन्वायरमेंटल डैमेज डेवलपमेंट दिखा रहा है। दो अलग अलग एस्पेक्ट्स सेम चीज़ के, इन्वायरमेंटल डैमेज के दो अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं, इन सम केसेस, इन अदर्स। कीवर्ड क्या था, यहाँ पे इन सम केसेस लिखा था, यहाँ पे इन अदर्स लिखा था। पहले हम सम वाला लेके आएंगे, फिर हम बाकियों की बात करेंगे, यानी पहले क्यू आएगा, फिर आपका यू आएगा। क्यू यू का एक पेयर बना, ठीक है। क्यू में क्या बात कर रहा है, कुछ केसेस में इन्वायरमेंटल डैमेज पोवर्टी बताता है, इन अदर्स, अब जो बाकी के केस बच गए, इनको छोड़ के जो बाकी के अदर केसेस बच गए उसमें वो डेवलपमेंट दिखा रहा है, क्यू यू बना। अब हम क्या करेंगे, अब हम बट और बट, दो जगह बट है, मतलब बट क्या बताता है, कॉन्ट्राडिक्शन बताता है, ऑपोजिट दिखाता है। तो ये किसका ऑपोजिट दिखा रहा है वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे बता रहा है बट अ कॉमन डिनोमिनेटर इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर नो लॉन्गर सस्टेनेबल। यहाँ पे कॉमन चीज़ की बात हो रही है कि कॉमन चीज़ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ये कॉमन है। और अगर ये कॉमन ऑपोजिट में दिखाया है तो कॉमन का ऑपोजिट क्या होता है, डिफरेंट। क्या डिफरेंट चीज़ दिखाई गई है, क्यू यू डिफरेंट चीज़ तो दिखा रहा है। इन्वायरमेंटल डैमेज के अलग अलग एस्पेक्ट्स, एक जगह इन्वायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी दिखा रहा है, दूसरे जगह इन्वायरमेंटल डैमेज डेवलपमेंट दिखा रहा है। बट दोनों में कॉमन क्या है, बट दोनों में कॉमन क्या है, टी। हाँ, बट दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में ही हमें यह देखने को मिलता है कि चाहे वो पॉवर्टी दिखा रहा हो, चाहे वो डेवलपमेंट दिखा रहा हो, इन्वायरमेंटल डैमेज है तो पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पे है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो कि सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें क्यू यू टी तो मिल गया, और क्यू यू टी, हाँ, और पी तो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बट का भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, बट फॉर मैनी एशियन कंट्रीज इट इज़ ओनली द लेटेस्ट इन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। बट बाकी एशियन कंट्रीज़ के लिए ये बस एक एडिशन है बाकी के इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में। मतलब कि यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज को इट क्लाइमेट चेंज के लिए ही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे ही बात हो रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज को उतना ग्रेटेस्ट नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। एशियन कंट्रीज़ के लिए पहले से बहुत सारे चैलेंजेस है और ये उनमें से एक चैलेंज है बस जो नया आया है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट बताया, यहाँ पे ग्रेटनेस थोड़ी कम करके बताई, ऑपोजिट दिखा रहा है। यहाँ पे ग्रेटनेस प्लस प्लस, यहाँ पे ग्रेटनेस थोड़ा माइनस माइनस हो गया। तो पी एस का एक पेयर है, पी एस का पेयर है, तो पी एस क्यू यू टी, और पी स्टार्टिंग कर रहा है तो पी एस क्यू यू टी। बचा क्या, हमें आर का देखना है, आर को कहाँ रखना है। इन ऑल इट्स फॉर्म्स environmental damage has reached a level that threatens human civilization। ठीक है, ओके। अब ये आर कहाँ रखते हैं हम, देखो क्लाइमेट चेंज ग्रेटेस्ट है, क्लाइमेट चेंज ग्रेट नहीं है। इन ऑल इट्स फॉर्म इन्वायरमेंटल डैमेज हैज़ रीच्ड अ लेवल दैट थ्रेटन्स ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या लग रहा है मुझे कि आर ना पी एस के बाद आना चाहिए। पी में बताया कि क्लाइमेट चेंज बहुत ग्रेट इन्वायरमेंटल चैलेंज है, एस में क्या बताया कि उतना ग्रेट नहीं है, और भी चैलेंजेस हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, पी एस के बाद नहीं आएगा, और ये आएगा क्यू यू टी के बाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना इन्वायरमेंटल डैमेज की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात नहीं हो रही। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे बता रहा था क्लाइमेट चेंज ग्रेटेस्ट है, यहाँ पे बता रहा है क्लाइमेट चेंज ग्रेटेस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर बता रहा है इन सम केसेस इन अदर्स कॉमन डिनोमिनेटर, यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इन ऑल एट फॉर्म्स, अब इन्वायरमेंटल डैमेज के अलग अलग फॉर्म्स है, किसी फॉर्म्स में वो पॉवर्टी दिखा रहा है, किसी फॉर्म्स में वो आपका डेवलपमेंट दिखा रहा है। तो पी एस क्यू यू टी, यहाँ पे पी एस लिख देता हूँ मैं, पी एस, और ये आर लास्ट में आएगा कि कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो पॉवर्टी दिखा रहा हो, चाहे डेवलपमेंट दिखा रहा हो, इन्वायरमेंटल डैमेज इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को अब खतरे में डाल रहा है। एक बार समअप करते हैं। पहले क्या बताया, क्लाइमेट चेंज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्रेटेस्ट है, सॉरी अच्छा नहीं, काफ़ी ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल चैलेंज है, मतलब बहुत ही सीवियर कैटेगरी का, बहुत ही क्रिटिकल कैटेगरी का आपका इन्वायरमेंटल चैलेंज है, ठीक है। ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर इसी को यहाँ पे इसका ऑपोजिट दिखाया, कॉन्ट्राडिक्ट किया कि कुछ एशियन कंट्रीज़ के लिए ये उतना ग्रेटेस्ट नहीं है, ये उनके ही बराबर है, बाकी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के ही बराबर है, और उनका जो लॉन्ग लिस्ट है जिन इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से वो डील कर रहे हैं उसमें एक नया एडिशन है, बस लेटेस्ट एडिशन है। फिर आया क्यू। इन सम केसेस, कुछ केसेस में इन्वायरमेंटल डैमेज है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इन्वायरमेंटल चैलेंज की बात हो गई, तो इसी को फिर आइडिया यहाँ पे कंटिन्यू किया कि कुछ केसेस में इन्वायरमेंटल डैमेज क्या होते हैं, वो पॉवर्टी दिखाते हैं, बाकी केसेस में क्या दिखाते हैं, डेवलपमेंट दिखाते हैं। अब कोई भी केस हो, सारे केसेस हो, चाहे वो पॉवर्टी दिखा रहे हो, चाहे डेवलपमेंट दिखा रहे हो, सारे ही फॉर्म में इन्वायरमेंटल डैमेज एक ऐसा लेवल पहुंच गया है जहां पे ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डाल रहा है। बीच में चूंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात हुई थी तो हमने कॉमन वाला ये भी डाल दिया कि डिफरेंस ये है, कॉमन ये है, ठीक है। कोई भी फॉर्म हो, ये खतरे में डाल रहा है।
तो PSQUTR का हमारा बन रहा है ये आपका फाइनल अरेंजमेंट। ये काफ़ी अच्छे लेवल का पैराजम्बल था, काफ़ी कंफ्यूजिंग था, लेकिन फाइनली हमने इसको सॉल्व किया और हमें अरेंजमेंट मिल गया। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं सेशन को, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो आज के सेशन से लेके या कल वाला सेशन को लेके कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक वो डाउट्स हमारे कमेंट सेक्शन में या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो। डे 1 वाले में डाउट था, डे 1 वाले कमेंट सेक्शन में डाल दिया अपना डाउट। डे 2 में डाउट है, आज वाले में डाउट है तो आज वाले में डाल दिया, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ पे आप बता सकते हो। डाउट ही नहीं, कोई सजेशन है वो भी बता सकते हो। इंग्लिश को लेके कोई जनरल डाउट है कि इंग्लिश में ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है, स्पेसिफिक इस क्लास को लेके नहीं, कोई जनरल डाउट है वो भी शेयर कर सकते हो। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम कोई नया कोई डिफरेंट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से। काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, एक बार यहाँ पे देख लेना। ओके, ये क्या आ गया, कुछ एरर है, ओके ठीक है, रहने दो इसको, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये हम टॉपिक टेस्ट, यहाँ पे फ्री वाले टॉपिक टेस्ट है ये सारे। आपको कैसे अवेल करना है इन टॉपिक टेस्ट को, आप टेस्ट में जाओगे, आप प्रैक्टिस मॉक का वेबसाइट खोलोगे, डैशबोर्ड आता है ऐसे, ठीक है, ये आएगा। चलो यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ प्रैक्टिस मॉक को। खोला हमने, ठीक है, डैशबोर्ड पे खुलता है हमेशा, जब भी आप खोलोगे डैशबोर्ड पे रहेगा। वहाँ पे आप जाना, यहाँ पे नीचे फ्री क्विज पे जाना। फ्री क्विज पे जाओगे तो ये वाला खुलेगा, फ्री टेस्ट रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको क्वांट्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के आपको फ्री के टॉपिक टेस्ट क्विजेस मिलेंगे। यहाँ पे आप आराम से जो भी आपको लगे, जैसे यहाँ पे क्वांट का दिख रहा है, ये सारे फ्री है, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हम इंग्लिश का दिखाते हैं तो इंग्लिश के भी आप या रीजनिंग के भी जितने भी हों उतने भी आप टॉपिक टेस्ट आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको और कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि आपको एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा वो आपको देखना है, वो आपको गॉज करना है, तो आप हमारे मॉक्स परचेज कर सकते हो। हमारा भी सेल भी चल रहा है, एग्जाम पे सेल, ठीक है, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको APS पे। EPS लगा के 30% डिस्काउंट ले सकते हो और मॉक्स परचेज करके वहाँ से भी अपनी जो एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन है आपकी, कि एग्ज़ाम में जो इन्वायरमेंट होता है, मॉक्स पूरे फुल लेंथ मॉक आते हैं, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वाले सेशन में। रिक्वेस्ट यही है कि आप इन सेशंस को रेगुलरली देखना, पंक्चुअलिटी के साथ देखना, ध्यान से देखना, जो भी आपके डाउट हो उनको शेयर करना, और यही मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे कि आपकी इंग्लिश बढ़ेगी। और वो भी जब शेयर करना कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं अब, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उससे शेयर कर सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।